नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था प्रथम कोटि के अवकल समीकरण। तो आज जो हमारा प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण का जो टॉपिक है आज खत्म हो जाएगा। तो ये लास्ट टॉपिक हम इसका पढ़ रहे हैं, चरों का पृथक्करण यानी प्रतिस्थापन विधि का। जो अगली एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें कुछ नियम दिए हुए हैं प्रतिस्थापन करने के लिए। तो पेज नंबर 50 पर आपके कुछ संकेत दिए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको अब डायरेक्ट सवालों पर लेकर चल रहा हूँ और हम डायरेक्ट सवालों को सॉल्व करते हैं। वहां से आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से आपको प्रतिस्थापित सवाल को करना है। ठीक है, तो हम प्रश्नावली का ले रहे हैं पहला सवाल। ये प्रश्नावली है आपकी फर्स्ट एन, और हम ये पहला सवाल ले रहे हैं। इसका सवाल है हमारे पास cos x प्लस y dy इज इक्वल टू dx। तो ये चरों का पृथक्करण का मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है। इस टाइप की विधि को हम पहले भी एक बार कर चुके हैं जब हमने प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों को स्टार्टिंग की थी। तो उसी टाइप के सवाल हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। इस टाइप के सवाल पहले भी आ चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं। माना x प्लस वाई इज इक्वल टू बी। तो आपको याद आ गया होगा, इस टाइप के सवाल हम लोग कर चुके हैं, उसी मेथड को अपनाएंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई को मैंने v मान लिया है और इसका हम क्या करते थे फिर अवकलन। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रश्नावली के अधिकतर सवालों को आपको कंप्लीट करना है और उदाहरण के तो सारे सवालों को करना ही है। तो देखिए, माना x प्लस वाई इज इक्वल टू v, और इसका क्या करते थे हम अवकलन। तो इसका अवकलन क्या आएगा, x के सापेक्ष हम लिख रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए x का जब x के सापेक्ष अवकलन करेगा तो क्या आएगा 1, y का करेंगे तो क्या आएगा dy बटे dx इज इक्वल टू v का करेंगे तो क्या आएगा dv अपॉन dx। तो आप ये चीज ध्यान रखें प्रतिस्थापन में कि कहीं पर भी, क्योंकि ऐसे सवाल हम कर चुके हैं, कहीं पर भी सवाल में आपको x प्लस वाई एक साथ मिलता है तो आप उसकी जगह पर v पुट कर लें। और v पुट करने के बाद आपको मालूम है, जब अवकल समीकरण या समाकलन में हम कुछ भी मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर x प्लस वाई का x के सापेक्ष क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ 1 प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम dy अपॉन dx का मान निकालेंगे। तो ये मैं यहां से dy अपॉन dx का मान निकालता हूं। तो ये 1 उधर जाके काय का बन जाएगा उधर जाके माइनस का बन जाएगा। तो क्या टर्म्स आ जाएगा हमारे पास dv अपॉन dx माइनस का 1। यानी कि आपका जो सवाल x और y में चल रहा था उसको आपने v में कन्वर्ट कर दिया, v में और x में। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हम कहाँ रखते हैं, अब हम क्वेश्चन में इसकी वैल्यू रखते हैं। तो देखिए, इसको मैं थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से जमाऊं। इस सवाल को हम ले रहे हैं, तो इस सवाल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं सवाल को। क्या किया है मैंने, dy के अपॉन में dx पहुंचा दिया, तो cos x प्लस वाई कहाँ आ गया, उसके नीचे आ गया। ठीक है, तो अब इस चीज को मैं मिटा रहा हूं। तो इसका प्रोसेस आप एक बार फिर से देख लें। हमारे पास क्वेश्चन था cos x प्लस वाई dy इज इक्वल टू dx। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई को क्या मान लिया, v मान लिया। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। x का अवकलन सभी सवालों में आपको ऐसे ही करना है। x का अवकलन किया x के रिस्पेक्ट में तो 1, y का किया तो dy अपॉन dx, और v का किया तो dv अपॉन dx। यहां से हमने dy अपॉन dx का मान निकाल लिया। तो dv अपॉन dx, ये 1 उधर जाके काय का बना, माइनस का। तो यहां से dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब हमने क्या करा, क्वेश्चन से हमने मान निकाला है। ये क्वेश्चन लिया है
यहां से dy अपॉन dx का मान निकाला तो cos x प्लस वाई कहां आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं अब। तो ये जो चीज मैंने मानी है इसको मैं मिटा देता हूं और क्वेश्चन को लेके अब हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो सवाल आ गया वो क्या आ गया है, dy अपॉन dx क्या बना दिया हमने इसका, dy अपॉन dx इजिकल टू 1 अपॉन cos x प्लस वाई। ये टर्म्स में यहां पर वापस लिख देता हूं। तो अब इसको कैसे सेट करना है, क्योंकि इनकी जगह पर आपने वैल्यू पुट कर दी है, वही वैल्यू आपको यहां पुट कर देनी। तो dy अपॉन dx का मान कितना आया था हमारा, dv अपॉन dx माइनस 1, ठीक है, इजिकल टू 1 अपॉन और cos x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह पर आपने क्या मान लिया था, cos x प्लस वाई की जगह पर आपने v मान लिया, तो हमने v रख दिया। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको थोड़ा सा सेट कर रहे हैं। यहां पर देखिए v में और x में सवाल हमारा बन चुका है, तो हम क्या कर रहे हैं, v वाले टर्म्स को अलग और x वाले टर्म्स को अलग अलग कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या ये सेट होने के बाद क्या बचेगा वो देखते हैं। सबसे पहले इस 1 को यहां से हटाएं तो हमारे पास आएगा dv अपॉन dx इजिकल टू 1 अपॉन cos v और माइनस का 1 उधर जाके काय का बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे dv अपॉन dx इजिकल टू, इनका एलसीएम लें, इनका एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 1 प्लस cos v अपॉन cos, इनका एलसीएम ले लिया 1 प्लस cos v अपॉन cos v। इधर हमारा क्या चल रहा है, dv अपॉन dx। अब इस पार्ट को मैं थोड़ा यहां सॉल्व कर देता हूं। तो देखिए अब आपको v वाले टर्म्स अलग और x वाले टर्म्स अलग लेने हैं। तो यहां से क्या बन के आएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये बनेगा आपके पास cos v, ठीक है, ये वाला cos v, ये अपॉन में आएगा तो 1 प्लस cos v 1 प्लस cos v और यहां पर आएगा आपका dv और क्रॉस मल्टीप्लाई से x वाला टर्म्स उधर पहुंच जाएगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना हमारे पास टर्म्स, cos v 1 प्लस cos v dv इजिकल टू dx। ठीक है, तो अब हमारे पास फाइनल ये सवाल है। तो ये जो पुराना सवाल था जिसको हमने सेट कर लिया है, इसको हम हटा देते हैं। केवल हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि x प्लस वाई का जो मान है हमारे पास, x प्लस वाई का जो मान है वो कितना है हमारे पास, वो मान v है। ठीक है, देखिए अब इस समीकरण को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस टाइप की प्रतिस्थापन विधि को हमने कई बार सॉल्व किया है। इस सवाल को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल है हमारे पास cos v 1 प्लस cos v और dv इजिकल टू d। तो हम करते क्या थे, हम करते ये थे कि इधर का समाकलन हम अलग करते थे और इधर का समाकलन हम अलग कर देते थे। तो उसी प्रोसेस के साथ में आपको क्या करना है, समाकलन को सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम इसमें समाकलन लगा दें। तो क्या बनेगा, cos b बटे 1 प्लस cos v dv इजिकल टू समाकलन dx। ये हमने दोनों तरफ क्या करा है, समाकलन के साइन लगा दिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए ये कई बार हमने सॉल्व किया है। cos v, इसमें मैं +1 जोड़ देता हूं और -1 घटा देता हूं, अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस cos v। ठीक है, साथ में क्या चल रहा है dv और इधर क्या चल रहा है dx। अभी इंटीग्रेशन हम नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन एक साथ में ही कर देंगे पूरे का। अब देखिए ये 1 प्लस cos v 1 प्लस cos v के अपॉन में भी और 1 के अपॉन में भी है, तो हम इसके दो स्टेप बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये 1 प्लस cos v के अपॉन में आएगा, तो 1 प्लस cos v से 1 अपॉन cos v कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, यानी 1 dv लिख पाएंगे इसको, माइनस और अगला जो टर्म्स आएगा वो 1 अपॉन 1 प्लस cos v आएगा और dv आएगा और इधर क्या चल रहा है हमारा समाकलन dx। तो हमने क्या किया, सवाल में cos v में +1 जोड़ दिया है, -1 घटा दिया है, 1 प्लस cos v को अपॉन में रख दिया है और इनमें डिवाइडेशन कर दिया है। तो डिवाइडेशन करने के बाद हमारे पास 1 प्लस
और ये वाला टर्म्स, ये देखिए 1 प्लस कॉस बी से 1 प्लस कॉस बी पूरा कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। इस 1 के अपॉन में भी 1 प्लस कॉस बी आएगा और dx वाला टर्म्स हमारा अभी चल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब केवल इंटीग्रेशन इसका सॉल्व करना। तो देखिए आगे हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि इसमें पीछे के मान से कोई लेना देना नहीं है, केवल आपको मान एक ही याद रखना है कि x प्लस वाई जो आपने माना था वो v, इसलिए हम टर्म्स को कितनी बार मिटाएं, हमें किसी भी चीज की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो v आ जाएगा, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा। मेन इंटीग्रेशन हमारा ये है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये बनेगा देखिए dv माइनस, अब ये 1 प्लस कॉस बी है तो 1 प्लस कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा का। 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो उसी के आधार पर मैंने 2 कॉस स्क्वायर v बाई 2 रख दिया। आगे देखिए dv, इसमें से 1/2 कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं और 1 cos स्क्वायर बना आपका sec स्क्वायर v बाई 2, ठीक है। साथ में चल रहा है dv और इधर चल रहा है आपके पास dx। ये फॉर्मूला मैं यहां से मिटा देता हूं क्योंकि ये अब सभी लोगों को याद रहता है, सभी बच्चों को याद है क्योंकि 11th क्लास का मटेरियल। अब हमारे पास ये डिजिट प्राप्त हो गई जिसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो इंटीग्रेशन आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से आने चाहिए। अब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो v का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, dv का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमारे पास v प्राप्त होगा माइनस 1/2, ठीक है। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए ये v बाई 2 है, तो एक छोटी सी विधि हम यहाँ पर लगाते हैं। इसका मैं रफ में आपको इंटीग्रेशन करके बताता हूँ कि sec स्क्वायर v बाई 2 का इंटीग्रेशन करेंगे dv के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा। देखिए तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, v बाई 2 को t मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, dv बराबर 2 dt आएगा, ठीक है। तो ये 2 dt मैंने लिख दिया और ये बना आपका sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर t dt का आएगा 10t, ठीक है। क्या आएगा 10t, और t का मान हम वापस रख देते हैं तो 210 v बाई 2। ये मैंने इंटीग्रेशन रफ में कर दिया है और इसको हम यहाँ पर उतार देते हैं। तो इंटीग्रेशन करने पे क्या आया, 210 v बाई 2, ठीक है। क्या आया इंटीग्रेशन रफ में करने पर 210 v बाई 2 इजिकल टू, यहाँ पर देखिए dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x, और साथ में कांस्टेंट राशि भी हम जोड़ते हैं इंटीग्रेशन में, तो वो क्या जोड़ दी मैंने c, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर दें, कुछ कैंसिल कर दें। ये 2 से देखिए 2 कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आ रहा है, v माइनस 10 v बाई 2 इजिकल टू x प्लस सी। ये हमारा जो फाइनल आंसर आया है। लेकिन ये आंसर जो आया है वो किस में आया है, ये v में आया है, लेकिन हमारा सवाल जो था वो v में नहीं था, हमारा सवाल जो था x और y में था। तो इसको हम कन्वर्ट करके v का मान भी पुट कर देते हैं। तो v का मान रख रहे हैं, तो देखिए v का मान क्या था, x प्लस वाई, ये मैंने x प्लस वाई लिख दिया, माइनस 10, यहाँ पर भी v की जगह पर x प्लस वाई अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। और इजिकल टू में आपके पास आएगा x प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर आपके पास प्राप्त होगा, क्या, x प्लस वाई माइनस 10x प्लस वाई अपॉन 2 इजिकल टू x प्लस सी। तो इस टाइप से आप लोगों को सवालों को सॉल्व करना है। सवाल में ज्यादा दिक्कत नहीं थी, केवल ये जो इतना बड़ा पार्ट हुआ है 3 बार, वो केवल इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ है। बाकी क्रम वही है जो पहले हम प्रतिस्थापन के लिए पढ़ते हुए आए। x प्लस वाई इजिकल टू v माना था हमने, कई बार सवाल को सॉल्व किया इस टाइप के सवाल को। और बाकी ये जो v वाले टर्म्स और x वाले टर्म्स जो हम इधर उधर लिखते हैं वो आपको मालूम है प्रतिस्थापन विधि है, चरों का पृथक्करण है, जिसमें हम सवाल v वाले टर्म्स को अलग और x वाले टर्म्स को हम अलग रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रश्नावली का पहला सवाल सॉल्व हो चुका है और सवाल में ज्यादा कुछ नहीं था। अब हम इसका प्रश्नावली का ही दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। हम प्रश्नावली के ज्यादा से ज्यादा सवाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इससे सवाल आने के चांस रहते हैं, कई बार आए भी हैं।
बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं 11th क्लास के वो आपको पढ़ा होना चाहिए। अगर आप फॉर्मूले नहीं याद आपको तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए दूसरा सवाल ले रहे हैं हम, ये प्रश्नावली का सेकंड सवाल ले रहे हैं। सवाल है हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई, ठीक है, प्लस कॉस x प्लस वाई। ये सवाल दिया हुआ है, चरों का पृथक्करण है, x और y का टर्म्स हमें दिख रहा है, तो हम वही करेंगे जो अभी पिछले सवाल में हमने किया है। तो सवाल को थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें कुछ सूत्र भी अप्लाई होंगे, ठीक है, तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, क्या मानते हैं हम, ये देखिए x प्लस वाई वाले टर्म्स है हमारे पास, तो इसको हम v मान लेते हैं कि माना x प्लस वाई इज इक्वल टू v। ये पिछले सवाल में भी हमने माना था, उसी क्रम से हम इसको सॉल्व करते। फिर क्या लिखते थे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अब इसका अवकलन करेंगे हम, तो x का अवकलन क्या आएगा 1, y का क्या आएगा dy अपॉन dx, ठीक है, और v का जो अवकलन होगा x के रिस्पेक्ट में वो क्या आएगा dv अपॉन dx, ठीक है। तो यहीं से हम इसके सामने dv अपॉन dx यानी dy अपॉन dx का मान निकाल लें। एम्प्लॉइज मैंने लगा दिया है, dy अपॉन dx का अगर यहां से मान निकालें तो देखिए 1 उधर जाके काय का बनेगा, माइनस का बनेगा, तो क्या आएगा हमारे पास dv अपॉन dx माइनस 1। तो ये चीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है जिसका मान हम रखते हैं। और दूसरा जो हम मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, x प्लस वाई इजिकल टू वी जो हमने माना है, ये दोनों ही मान हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जिसे हम सवाल में जमाते हैं। तो हम सवाल में सेट करते हैं इसको। देखिए तो dy अपॉन dx की जगह पर तो क्या आ जाएगा dv अपॉन dx माइनस 1 इजिकल टू, यहाँ क्या आएगा देखिए साइन, इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, x प्लस वाई की जगह पे v रख दिया, प्लस कॉस x प्लस वाई की जगह पे फिर से हमने क्या रख दिया, v रख दिया, ठीक है। अब देखिए यहां से जब हम dv अपॉन dx का मान निकालते हैं तो ये 1 उधर जाके काय का बन जाएगा, माइनस का है, प्लस का बन जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस साइन v प्लस कॉस। तो देखिए हमारे पास टर्म्स क्या हो गए, dv अपॉन dx माइनस इजिकल टू साइन v प्लस कॉस v। तो dv अपॉन dx ये 1 माइनस का था, बराबर के उधर चला गया, काय का बन गया, प्लस का बन गया, ठीक है, साइन v चल रहा है और कॉस v चल रहा है। इतना करने के बाद, इतना सभी सवालों में करते हैं, ये मान वापस सेट किया जाता है। इतना करने के बाद अब हमारे पास जो सवाल है v में और x में है, तो v में और जब x में सवाल होता है तो हम इसका पृथक्करण कर पा रहे हैं, चरों का पृथक्करण कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम सवाल का में चरों का पृथक्करण नहीं कर पा रहे थे क्योंकि x और y को अलग नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर जो सवाल हमें प्राप्त हुआ है उसमें हम v के टर्म्स को और x के टर्म्स को बिल्कुल अलग कर पा रहे हैं, तो इसे हम अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्रम मैं मिटा देता हूं। बाकी हमें दो चीजें ही इसमें याद रखनी होती है, क्या, एक तो x प्लस वाई इजिकल टू वी जो आपने माना है, दूसरा dy अपॉन dx का मान जो आपने निकालकर सेट किया। तो बाकी टर्म्स को मैं अब यहां से मिटा देता हूं। देखिए यहां अब हमारा सवाल बन गया dv अपॉन dx इजिकल टू 1 प्लस साइन v प्लस कॉस v, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना था, v वाले टर्म्स और x वाले जो टर्म्स है हमें अलग अलग करना है। तो देखिए dv के नीचे क्या पहुंचा दें हम, ये पूरा टर्म्स पहुंचा दें तो क्या आएगा 1 प्लस
साइन v और कॉस v। ये टर्म्स dv के नीचे पहुंच गया, तो उधर क्या बचा हमारे पास dx। तो अब हमने चरों का पृथक्करण कर दिया। चरों का पृथक्करण करने के बाद हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं समाकलन करने, समाकलन करने, इसका समाकलन कर देते हैं। तो देखिए इधर dx का समाकलन करेंगे तो x आएगा, सिंपल आएगा। यहाँ का समाकलन हमें करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो हम सबसे पहले इसमें फॉर्मूले लगा के इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे सेट होगा। तो मैं सबसे पहले इस सवाल को यहाँ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल इस चीज को सेट करके आपको बता रहा हूँ कि ये सेट करने के बाद ये चीज क्या बनेगी। ठीक है, तो आप यहाँ देख लें कि ये चीज सेट होने के बाद क्या बनेगी, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा। देखिए ये हमारे पास टर्म्स है 1/1 प्लस साइन v प्लस कॉस v। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम डायरेक्ट नहीं जानते हैं, तो क्या करना है, इस सवाल को हम फॉर्मूलों से पहले सेट करते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये हाफ एंगल फॉर्मूला बन रहा है और 1 का मान हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला बनना है। जैसे देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं, जैसे हम फॉर्मूला जानते हैं साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन अगर साइन 2 थीटा की जगह पे साइन थीटा दे दिया जाए तो हाफ एंगल फॉर्मूला बनता है साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। तो यही चीज आपको यहाँ दी हुई है साइन v, तो हम इसका हाफ एंगल फॉर्मूला बनाएंगे। तो 1 की जगह पर भी हम क्या रखेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, साइन v की जगह पर क्या आएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन थीटा की जगह पर 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब बचा हमारे पास कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का भी हम मान जानते हैं, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो हमने बारी बारी से सभी के मान रख दिए। 1 का मान साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन v का 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 और कॉस v का कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर। अब ये सवाल आपका किस में है, v में है, ये v में है और मैंने इसको काय में लिख दिया है थीटा में। कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा की जगह पे क्या कर दें, v कर दें, या क्या कर दें, v कर दें। v x आप कुछ भी लिख सकते हैं, सवाल में हमने v माना है इसलिए हम यहाँ क्या कर देते हैं, v कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने सब जगह क्या कर दिया, v कर दिया। ये v हो गया। अब हम थोड़ी सी इसकी काटा पीटी कर दें। तो देखिए ये साइन स्क्वायर v बाय 2 वाला जो टर्म्स है पॉजिटिव है और ये साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 वाला टर्म्स नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर बचा क्या हमारे पास, 1/, देखिए कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों टर्म्स जुड़ रहे हैं, तो ये बनेगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर v बाय 2। क्या बन गया, 2 कॉस स्क्वायर v बाय 2 प्लस आगे क्या चल रहा है, आगे चल रहा है आपके पास 2 साइन v बाय 2 कॉस v बाय 2। ठीक है, ये टर्म्स आपके पास आ गया। अब थोड़ा ध्यान दें, सवाल को हमने यहाँ पर रोक रखा है, इसको समीकरण 1 देके हमने छोड़ रखा है मान लीजिए, और इसका समाकलन हमें करना है। समाकलन करने पर यहाँ तक मैंने छोड़ रखा है सवाल को, मैं अभी क्या बता रहा हूँ, इसकी जगह पर क्या लिखा जाए, तो उसको सेट करने के लिए मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज मैं रफ कर दूंगा, केवल मान निकालने के लिए मैं आप लोगों को ये सॉल्व करा रहा हूँ। तो हमारा सवाल अब यहाँ आके अटक गया है, इसके मान को हम सेट कर दें थोड़ा सा, और अभी एक और सेट होगा, बाकी सवाल हमारा यहाँ पर अभी रुका हुआ है, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देख देख अब ये चीज हमारे पास आ गई है, इसको आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इधर मैं सॉल्व कर रहा हूं। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1/2 कॉमन आ गया। अंदर क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर v बाय 2 प्लस साइन v बाय 2 cos v बाय 2। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन निकाल दिया और बाकी टर्म्स वैसे का वैसे ही लिखा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके आगे देखिए, मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर
v/2 का भाग देने पर, प्रत्येक पद में आपको इसका क्या करना है, भाग देना है। किसका? cos स्क्वायर v/2 का भाग देना है। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, सब जगह। तो cos स्क्वायर v/2 का भाग देंगे तो देखिए क्या आएगा। ये सबसे पहले 1/2 चल रहा है, 1/2 मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर अंश में भी भाग देना, हर में भी भाग देना। तो जैसे मैं अंश में भाग दूंगा, यानी 1 में जब भाग दूंगा तो 1/cos स्क्वायर v/2 बनता है हमारे पास sec स्क्वायर v/2। क्या बनता है हमारे पास? sec स्क्वायर v/2 बनता है, ठीक है। अब देखिए cos स्क्वायर v/2 का भाग जब cos स्क्वायर v/2 में दूंगा तो क्या बनेगा? 1 बनेगा। मैं बोल रहा हूं भाग किस में देना है? अंश में भी देना, हर में भी देना। अंश में भाग दिया तो 1/cos स्क्वायर v/2 क्या बना? sec स्क्वायर v/2। यहाँ cos स्क्वायर v/2 में cos स्क्वायर v/2 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ देखिए इसका भाग इसमें दे रहे हैं तो cos v/2 से a cos v/2 का कट जाएगा और sin v/2 बटे cos v/2 बनेगा tan v/2। क्या बनेगा? tan v/2। तो हमारे पास ये टर्म से निकल के आएगा क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर v/2 1 प्लस tan v/2। ये किसका मान आ रहा है? इस पूरे टर्म्स का मान आ रहा है, जिसका हमने मान निकालने की कोशिश। तो ये वाला पद मैं कहां लिख दूं? यहां लिख देता हूं इसकी जगह पर, ठीक है, क्योंकि सवाल को मैंने वहां पर छोड़ रखा था। ये केवल मैंने इतनी देर तक इसका मान निकाला है, ठीक है। एग्जाम में आप चाहे तो मान निकाल दें, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बना? इसका मान क्या आया निकल के? एक तो 1/2 आया, ठीक है, sec स्क्वायर आया, v/2 आया, और नीचे क्या आया आपका? tan v/2 आया, शायद 1 प्लस tan v/2 आया, ठीक है। और आपका क्या चल रहा है? साथ में dv चल रहा है ये वाला, और इधर आपका क्या चल रहा है? dx। तो हमारे पास अब ये सवाल हमारा वापस सेट हो गया, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? 1 प्लस tan v/2 को क्या मान ले? t मान लेते हैं। समाकलन को सॉल्व कर रहे हैं तो 1 प्लस tan v/2 को हमने क्या मान लिया? t मान लिया। इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो tan v/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 और tan का sec स्क्वायर v/2, साथ में dv इजिकल टू क्या आएगा? dt आएगा। तो देखिए ये क्या बन गया हमारे पास? ये पूरा टर्म्स किस में चला गया? dt में चला गया। ये किस में आ गया? t में आ गया, इजिकल टू हमारे पास क्या चल रहा है? इधर dx। तो देखिए सिंपल बन गया ना सवाल। ये वैल्यू dt की हो गई, t की हो गई, और dv किस में चला गया? dt में चला गया। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान है। देखिए तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा? log t। क्या आ जाएगा? log t। इसको यहाँ नहीं लिखते, थोड़ा अच्छे से सेट करके लिख देते हैं। ऊपर से मैं इसको मिटा देता हूँ, ऊपर से इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे, ठीक है। देखिए क्या आ गया हमारे पास? dt अपॉन t इजिकल टू, इधर क्या चल रहा है हमारे पास? dx चल रहा है। dt अपॉन t का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? log t। इसका करेंगे तो क्या आएगा? log x, और कांस्टेंट इसी में जोड़ देते हैं तो क्या आएगा? log c। जैसा सवाल वैसे ही उसकी शक्ल का कांस्टेंट। अब t की वैल्यू हम यहां पर रख दें तो t की वैल्यू हमारे पास क्या है? log t की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस tan v/2। ये हमारे पास t की वैल्यू है। देखिए यहाँ की t की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, इजिकल टू में हमारे पास क्या चल रहा है? log x, और साथ में क्या चल रहा है? कांस्टेंट राशि log c, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारा मान आ चुका है। लेकिन हमारा जो सवाल था वो v में नहीं था, वो सवाल हमारा x और y में चल रहा था। तो हम कोशिश करते हैं कि इसका मान x और y में भी ही हम निकाल कर दें। तो अब हमारे पास क्या मान निकल के आता है वो देखते हैं। देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं? देखिए ये लॉग है 1 प्लस tan v/2 इजिकल टू, कि लॉग में जो चीज प्लस में होती है वो इनटू में जाती है तो x डॉट c कर देते हैं इसको, ठीक है। यहां से लॉग कैंसिल हो रहा है तो xc इजिकल टू हमारे पास आ रहा है 1 प्लस tan v/2
और v की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई, तो एक्स सी इजिकल टू हमारे पास आया 1 प्लस 10 x प्लस वाई अपॉन। एक बार इसका आंसर मैच कराते हैं, फिर देखते हैं कहीं सवाल को सेट तो नहीं किया है, उसके हिसाब से फिर हम इसको सेट कर देंगे। x प्लस वाई x प्लस सी x प्लस सी हमारे पास आया था, सॉरी ये हमने यहां पर मिस्टेक कर दी, हमने dx अपॉन x इसको समझ लिया है, ये dx अपॉन x नहीं है, इसी की फॉर्म का नहीं, ये तो dx ही था केवल, यानी इसका इंटीग्रेशन तो x ही आएगा, है ना। कांस्टेंट इसमें क्या, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमने dt अपॉन t की तरह ही उसे सॉल्व कर दिया। किसकी तरह, dt अपॉन t की तरह ही सॉल्व कर दिया, dx अपॉन x ही देख लिया। तो यहाँ बाकी इंटीग्रेशन तो हमारा सारा सही था, बस यहाँ सवाल को हमने थोड़ा सा गलत सेट कर दिया और उसी के आगे करते चले गए। देखिए dx का समाकलन तो x ही आएगा ना, ये log x मैंने गलत लिख दिया था, कांस्टेंट भी फिर उसी से करके जुड़ेगा यानी c। अब यहाँ पर log t का मान जो था वो हमारा क्या था, 1 प्लस 10 v/2, क्या था 1 प्लस 10 v/2, और यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, x प्लस c चल रहा है, ये टर्म्स था हमारे पास, ठीक है। अब ये जो log वाला टर्म्स है इसको हम चाहें तो हटा सकते हैं, और ये एक बार देख लेते हैं, एक बार आंसर और चेक करते हैं। x प्लस सी वाला टर्म्स था, v माइनस सेक स्क्वायर v/2 का इंटीग्रेशन हमने किया था, तो वो 1 प्लस, यहां थोड़ी सी देखिए मिस्टेक है, हमारा सवाल शायद थोड़ा सा नहीं, ये v/2 सही है, x प्लस सी हमारा सही है, बाकी ठीक है सब कुछ, t चेक कर लिया, x चेक कर लिया, बस हमें क्या करना है अब v की वैल्यू रखनी है। तो 1 प्लस 10, v का मान हमारे पास क्या था, x प्लस वाई अपॉन 2, और इधर हमारा मान क्या चल रहा है, x प्लस सी चल रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, बिल्कुल ठीक है, सही आया है आंसर। कहाँ मिस्टेक की थी हमने थोड़ी सी, केवल यहाँ इंटीग्रेशन करने में, dx का जो इंटीग्रेशन था मैंने यहाँ पर log x लिख दिया था, और उसी के अकॉर्डिंग फिर अचर जोड़ दिया log c, और पूरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ dx ही था और dx का नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, तो x प्लस सी, t की वैल्यू हमने रख दी और v का मान रख दिया, तो बाकी सारा सब कुछ सिंपल था, कोई भी कहीं दिक्कत नहीं थी। तो इस टाइप से आपको सवाल को सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करना है, चरों का पृथक्करण करना है। इस चीज में आपको विशेष ध्यान देना है कि जो फॉर्मूले आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आए हैं उनको आपको नहीं भूलना है, क्योंकि उनको अगर भूल जाओगे तो फिर कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सवाल था आपका प्रश्नावली का दूसरे नंबर का सवाल था। तो ये प्रश्नावली का दूसरा सवाल आपका हो चुका है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल इस प्रश्नावली से हैं। तो आज के क्रम में हम इतना ही पढ़ेंगे, 2 ही सवाल आज हो पाए क्योंकि काफी लेंथी सवाल थे। अब हम ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हमें ये प्रश्नावली को पूरा कंप्लीट भी करना है, ज्यादा से ज्यादा सवाल करेंगे, लेकिन आप लोगों को पहले वीडियो में ये सिखाना था कि सवाल का मेथड क्या है, सवाल को सॉल्व कैसे करना है, क्या पृथक्करण करना है, क्या मानना है। तो इसमें क्या मानते हैं, x प्लस वाई को v मानते हैं। दूसरा प्रोसेस आपका वही रहेगा जैसा हम चरों के पृथक्करण में करते थे, यानी v मानने के बाद v में और x में जो सवाल आ जाएगा, आपको v वाले टर्म्स अलग, x वाले टर्म्स अलग करने हैं, v का इंटीग्रेशन अलग करना है, x का इंटीग्रेशन अलग करना है। बाकी रूल वही है, कांस्टेंट नंबर जैसे जोड़ा जाता था वैसे ही जोड़ा जाएगा। कांस्टेंट जोड़ने में देखिए कभी गलती नहीं करनी चाहिए, और आपका मान लीजिए गलती हो जाती है, आप दूसरी जगह कांस्टेंट को जोड़ देते हैं तो उसमें मार्क्स आपके नहीं कटते हैं। बस एक आंसर को मैच कराने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि कांस्टेंट ऐसी जगह देखें जहां पर आपका जो मान आ रहा है वो थोड़ा सा सिंपल आए। जैसे यहाँ पर देखिए log ऑफ का मान आ रहा है, यहाँ आप बड़े आराम से c को ऐड कर सकते हैं। तो कांस्टेंट नंबर का थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, बाकी ये मार्क्स नहीं कटाता है, कांस्टेंट नंबर आप कहीं पर भी जोड़ें आपका सही माना जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्नावली को खत्म करेंगे और हमारा ये प्रथम घात और प्रथम कोटि की जो अवकल समीकरण है नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि के किंतु उच्चतम घात के अवकल समीकरण।
ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।